हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम लगभग 200 प्रश्न देख चुके हैं। अब हम उसके आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वैसे भी अगर आप पिछले प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपको आगे के प्रश्न समझने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हम अभ्यास के दौरान ये प्रयास करते हैं कि जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल व प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे। हमने प्रश्न संख्या 200 तक देख लिया था कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के। यहां तक हमने देख लिया था। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। जब हमने मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं देखी थी तो उसमें शुरुआत में सबसे पहले रंग में भंग, जो कि 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जयद्रथ वध आता है, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका खंड काव्य है ये। तो इसमें पूछा गया मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। महाकाव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो जयद्रथ वध जो है वो एक खंड काव्य है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा जो होती है वो खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, अतः यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य से आशय ये होता है जब किसी एक अंश को लेकर के किसी काव्य का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा महाभारत है और महाभारत से कोई एक अंश उठाया गया, या संपूर्ण रामचरितमानस से कोई एक अंश उठाया गया और उस अंश को लेकर के कोई काव्य लिख दिया गया। ऐसे कोई भी एक पूरी घटना से जब कोई एक अंश उठा करके वहां से उससे लिखा जाता है तो वो खंड काव्य कहलाता है। अर्थात हमने एक खंड लिया और उस खंड को विस्तृत रूप दिया, तब वो क्या कहलाता है, खंड काव्य। तो जो जयद्रथ वध वाली कथा है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया जाता है, उसके बाद जब अर्जुन जयद्रथ का वध करते हैं तो सिर्फ उस घटना को लेकर के उन्होंने एक पूरा खंड काव्य लिखा जयद्रथ वध नाम से। बहुत बहुत अच्छा है ये खंड काव्य। जिस तरह से इनका साकेत बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह से जयद्रथ वध भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो प्रथम सर्ग है उसकी पंक्तियां ही बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। आपने सुनी होंगी, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं ये जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग की ही पंक्तियां हैं, बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है आंसू से, प्रिय प्रवास से, परिवर्तन से या किसान से। अगर आप क्लास बराबर ले रहे हैं तो जैसे ही आपने देखी होगी पंक्ति, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध जी की रचना है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1914 ईस्वी। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो 17 सर्ग हैं इसमें। ये सारी चीजें हम खूब अच्छे से याद कर चुके हैं। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो ब्रज भाषा विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है फारसी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। तो आपको बताया था कि भारतेंदु युग में क्या था कि काव्य जो था वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था और जो गद्य खंड था वो खड़ी बोली में लिखा जाता था। लेकिन द्विवेदी जी ने ये भरपूर प्रयास किया कि गद्य और काव्य दोनों एक ही भाषा में हो, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को लाने का पूरा प्रयास किया। तो किसे हटाया? ब्रज भाषा को, लाए किसे? खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव जन्म स्थान है मैथिली शरण गुप्त जी का। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनका गुप्त जी का जन्म राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि हैं। और वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। वहीं सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जो रचनाएं दी गई हैं प्री प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय व पथिक, इधर उनके रचयिताओं के नाम हैं। अगर आप क्लास ले रहे हैं बराबर और सुन रहे हैं ध्यान से तो देखते ही आपको सबके नाम पता होंगे। प्री प्रवास हरिऔध जी की रचना है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण का है और पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का है। ये सारे ही हमने याद किए हैं। इसके अनुसार विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्री प्रवास हरिऔध, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण व पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। क्या सही अनुक्रम होगा? तो प्री प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास, फिर कृष्णायन। प्री प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी, याद किया था हमने। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। वहीं कृष्णायन जो है ये द्वारिका प्रसाद की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। तो विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। पहले प्री प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास और उसके बाद कृष्णायन आएगा। हिंदी साहित्य में रामचरित मानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12 सर्ग हैं इसमें और पाली का जो अर्थ है वो अयोध्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। तो विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही होगा। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झनकार, जय भारत, विष्णुप्रिया व द्वापर आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं प्री प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश व वैदेही वनवास। सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आद्रा, पाथे, बापू, मृणमयी आदि। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। इसमें सर्ग की संख्या कितनी है? याद किया था हमने। वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या 18 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो प्री प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा
कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग की जो काल सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। और ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। आपको बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया और उसकी जो समय सीमा निर्धारित की वो 1900 से 1918 ईस्वी निर्धारित की। वहीं शुक्ल जी इसे क्या नाम देते हैं? द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान बोला है जिस तरह से उन्होंने प्रथम धारा का मतलब प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहा है, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को कहा है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राय कृष्णदास, जसवंत सिंह या गया प्रसाद शुक्ल सनेही? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी द्विवेदी युग के हैं, अन्य कवि द्विवेदी युग के नहीं हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राय कृष्णदास ये भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जो जसवंत सिंह है वो रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। कानन कुसुम एवं पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ध्यान रखिएगा ये पूछी जाती हैं बहुत बार, कानन कुसुम किसकी रचना है या पूजा फूल किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पूजा का फूल कहाँ चढ़ाया गया? मुकुट पर। पूजा का फूल कहाँ चढ़ाया गया? मुकुट पर। तो पूजा फूल किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की है। कुसुम शब्द का अर्थ भी पुष्प से ही है, तो कानन कुसुम यानी जो जंगल का कुसुम है पुष्प है, उसे कहाँ चढ़ाया गया? मुकुट पर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है रस कलश किसकी रचना है? तो इसे तो हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं कि रस कलश हरिऔध जी की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई और रीति ग्रंथ है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। वहीं गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है और प्रेम पचीसी रचना है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? एक नाटककार के रूप में, एक प्रगीतकार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में या मुक्तककार के रूप में? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का जो विकास है वो सर्वाधिक हमें प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। जहां प्रबंध काव्य जो है वो विलोप हो रहा था उसका, तब उन्होंने एक संरक्षक के रूप में कार्य किया मैथिली शरण गुप्त जी ने। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं या जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखते हैं। रंग में भंग, प्रकाशन वर्ष भी देखते जाइएगा क्योंकि आपको बताया था कि गुप्त जी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्रम से बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वहीं भारत भारती 1912 ईस्वी में। भारत भारती वही ग्रंथ है जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। किससे? महात्मा गांधी जी से। झनकार 1929, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925, हिडिंबा आदि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? विकल्प है यशोधरा, साकेत, पंचवटी व विष्णुप्रिया। तो यशोधरा ये गौतम बुद्ध की पत्नी पर लिखा गया इनका काव्य है। साकेत उर्मिला पर लिखा गया है। वहीं विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी पर लिखा गया है। तो ये तीनों ही नायिका प्रधान है, जबकि जो पंचवटी है वो नायिका प्रधान नहीं है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पंचवटी 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में तथा विष्णुप्रिया 1957। आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं।
यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। वहीं साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। तथा विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन मिलता है। जबकि जो पंचवटी है उसके वो जो है वो नायक प्रधान है और इसके नायक कौन है? लक्ष्मण। इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो अभी अभी हमने याद किया, रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये काव्य जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। रंग में भंग नामक कृति में राजपुतानी आन बान की कथा है जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने की है। उनकी अन्य कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ, अष्टम, सप्तम या नवम? तो नवम सर्ग जो है वो सर्वाधिक मार्मिक है। सर्वाधिक मार्मिक इसलिए है क्योंकि इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है। और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ये बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है नवम सर्ग। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वो नवम सर्ग है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। साकेत में सर्गों की संख्या भी आपको याद रखनी है, कितने हैं? 12 सर्ग हैं साकेत में। ये उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षिता पात्र रही है। आपको बताया था कि जब आप श्री रामचरितमानस का भी पाठ करेंगे तो उसमें भी उर्मिला का जो विरह है उसे विस्तार से नहीं बताया गया है। बहुत कम शब्दों में कह करके बात को पूरा कर दिया गया है। उनका विरह वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। इसी बात से आहत होकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था 1908 ईस्वी में, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिससे प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा। और इसका जो मूल प्रतिपाद्य था वो यही था कि उर्मिला का जो विरह है, उर्मिला की जो स्थिति है उसको दर्शाना। तो ध्यान रखिएगा कि जो नवम सर्ग है वो उर्मिला के विरह वर्णन के कारण अत्यंत मार्मिक हो गया है। ये उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षिता पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत व विष्णुप्रिया। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे व वासव दत्ता। तो चोखे चौपदे हरिऔध जी का है। अभी हमने हरिऔध जी की रचनाएं पढ़ी। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये हरिऔध जी के ग्रंथ हैं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास आदि हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ हैं। पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। वहीं कनुप्रिया धर्मवीर भारती की और वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि 4 विकल्प दिए गए हैं। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झनकार, द्वापर, जयद्रथ वध आदि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना की, प्रेम भावना की, राष्ट्रीय भावना की या भक्ति भावना की? तो भारत भारती में हमें राष्ट्रीय भावना मिलती है। आपको बताया था कि ये उनकी ऐसी कृति थी जिस पर अंग्रेजों ने बहुत आपत्ति जताई थी और इसका बहुत अंग्रेजों ने इसकी खिलाफत की थी और ये राष्ट्रीय भावना से इतनी अधिक प्रेरित थी कि इसी कृति के कारण
उन्हें महात्मा गांधी जी से राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत गौरव गान भी हैं। आपको पुस्तक दिखाई गई थी जो कि 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा है? अतीत खंड, वर्तमान खंड व भविष्यत खंड। तो इसमें जो अतीत का गौरव गान है वो बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। आप लोगों को भारत भारती अवश्य पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई में, रोला में, दोहा में या घनाक्षरी में? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है गंगावतरण। तो गंगावतरण किस में है? रोला में है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगावतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो उद्धव शतक, हरिश्चंद, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी आदि हैं। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का, तो गृहस्थ जीवन का चित्रण किसने किया है आधुनिक काल में? तो मैथिली शरण गुप्त, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। आप जब साकेत पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे सीता जी किस तरह से एक गृहस्थ महिला के रूप में भी दिखाया गया है उन्हें मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। तो बहुत सुंदर गृहस्थ वर्णन उन्होंने किया है गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, झनकार, जय भारत, विष्णुप्रिया गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। प्री प्रवास, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की तथा गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? मानकीकरण आपको बताया था कि भारतेंदु युग में क्या था कि शुरुआत हो गई थी खड़ी बोली की, अर्थात गद्य जो था वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, किंतु वो व्याकरण सम्मत नहीं था। व्याकरण सम्मत कब हुआ? द्विवेदी युग में। इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने हिंदी को मानकीकृत किया, अर्थात व्याकरण के नियमों से बद्ध किया। तो द्विवेदी युग बहुत महत्वपूर्ण युग है इस क्षेत्र में। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, द्विवेदी युग। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया इन्होंने। भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है या गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, अभी हमने याद की थी उनकी जब सारी रचनाएं, तो उसमें किसान भी था। किसान कब प्रकाशित हुआ उनका काव्य? 1917 ईस्वी में। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। किसान, रंग में भंग, जयद्रथवध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथवध, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनग आदि मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं।
1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। और यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी। साकेत कब प्रकाशित हुआ? 1931 ईस्वी में। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। और ये 17 नहीं, 12, गलती से 17 निकल गया। साकेत में सर्गों की संख्या 12 है। और ये कब प्रकाशित हुआ है? 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो जब भी आप कोई कृति देखते हैं और उस कृति से संबंधित जो भी चीजें आपको याद हैं या जो भी चीजें आपको पता है, आपको बस इतना करना है कि तुरंत उन्हें अपने मस्तिष्क में दोहराना है। और अगर आपको उस समय वो नहीं याद आती हैं तो आप तुरंत उन्हें देख लीजिए। जब आप तुरंत देखेंगे तो वो चीज फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके मस्तिष्क में वो हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो इस तरह से अभ्यास के दौरान इन चीजों को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? देखिए वही प्रश्न आ गया तुरंत ही। साकेत में 12 सर्ग हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं और यह राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता दी गई है। गुप्त जी की जो अन्य कृतियां हैं, रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ था? अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और पिछली क्लास बराबर ले रहे हैं तो आपको रट गया होगा कि रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ, जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुआ, किसान 1917 में प्रकाशित हुआ, वहीं भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ, यशोधरा 32 में प्रकाशित हुआ, द्वापर 36 में प्रकाशित हुआ, पंचवटी 25 में प्रकाशित हुआ। बहुत सी चीजें होती है ना, हमें सुनते सुनते याद हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी अलग से याद नहीं की होंगी, लेकिन जब आप उन्हें बार बार सुनते हैं तो वो चीजें हमें सुन सुनकर याद हो जाती हैं। तो अगर आप लोग केवल वीडियो को चला करके और ध्यान से सुन भी रहे हैं तो चीजें आपको अभी तक रट गई होंगी। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तनमन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये साकेत की ही पंक्तियां हैं, भारत भारती की। ये भारत भारती की पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कातर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। फिर से देख लीजिए, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इन्होंने प्रेम पर और भी पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर भाव राम नरेश त्रिपाठी जी ने व्यक्त किए हैं। इनकी कुछ पंक्तियां जो कि प्रेम पर लिखी गई हैं वो याद आ रही हैं कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, स्वर्ग प्रेम है प्रेम स्वर्ग है प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है प्रेम हृदय आलोक। ये भी इनकी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और पूछी भी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी इत्यादि हैं। मिलन 1918 ईस्वी में, पथिक 1920 में, वही मानसी 1927 में व स्वप्न 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? बार बार देखिए वही प्रश्न आ रहा है और आप अभी तक इसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको बताया था कि भारतेंदु युग में क्या था
कि गद्य में खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी थी, अर्थात गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, लेकिन वो गद्य व्याकरण सम्मत नहीं था, मानकीकृत नहीं था। उसे मानकीकृत किया गया द्विवेदी युग में, अर्थात भारतेंदु युग के तुरंत बाद वाले युग में, जिसे जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें सुधार हुआ, इसलिए इसमें सुधार शब्द भी मिलता है। तो वो सुधार किसने किया, हिंदी को मानकीकृत किसने किया, हिंदी को व्याकरण बद्ध किसने किया, तो वो नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विधिवत विचार किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप और लेखन में एक रूपता की बात कही। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां हैं जयद्रथ वध की। अभी जब हमने क्लास की शुरुआत की थी तो हमने जयद्रथ वध से ही की थी। जयद्रथ वध जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। ये पूरी पंक्तियां हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ये पूरी पंक्तियां याद आ रही हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जयद्रथ वध की। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती की पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां। ये इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, ये आपको बिल्कुल याद भी होनी चाहिए। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस तरह की पंक्तियां बिल्कुल आपकी जबान पे रटी हुई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा गया है। जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। तो हमें पता है कि जयद्रथ वध कब प्रकाशित हुआ? 1910 में, पंचवटी 25 में, यशोधरा 32 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद आता है विष्णुप्रिया, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। उसमें इसी क्रम से लगा हुआ है। सबसे पहले जयद्रथ वध जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ, पंचवटी 25 में, वहीं यशोधरा 1932 ईस्वी व विष्णुप्रिया 57 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1957। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा या स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। तो स्वानुभूति की जो प्रत्यक्ष विवृत्ति है ये द्विवेदी युगीन विशेषता नहीं है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य जो विकल्प हैं, अन्य जो बातें लिखी गई हैं अन्य विकल्पों में, वो सभी द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो ये तो अभी तक आपको बहुत ही अच्छे से रट गया होगा। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। और गुप्त जी की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा व रंग में भंग है। रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ? 1909, यशोधरा 1932, साकेत 1931, पंचवटी 1925, जयद्रथ वध 1910। तो इस तरह से हमने एक बार क्रम भी तुरंत देख लिया। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? अतीत खंड, वर्तमान खंड व भविष्यत खंड। ये वही कृति है जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी से राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। ये सारी बातें बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जितने बार आप सुने उतना अच्छा है, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास का मतलब ही है कि जितने बार हम उसे कर लें उतना ही अच्छा है। अभ्यास हमारी तैयारी को बहुत बहुत बेहतर बना देता है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। अगली क्लास में हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।